आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रखी हुई है तो उस पर जो जो फोर्सेस लगती हैं और उस पर हम न्यूटन लॉ कैसे अप्लाई करेंगे उसको समझ। तो अगर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अलोंग द स्लोप, इसको अगर हम एक्स मान लें, आप फिजिक्स को भी समझने की कोशिश करो बच्चों, तभी मजा है पढ़ाई का। हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज हम लोग आ गए लेक्चर 20 पर। लेक्चर 19 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने बॉडीज इन कांटेक्ट के 2-3 केसेस समझे थे कि अगर एक के ऊपर एक पाइल कर देंगे बॉडीज को या ऑब्जेक्ट को तो हम कैसे उस पर फोर्स के एनालिसिस करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब हम लोगों ने समझा था। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रखी हुई है तो उस पर जो जो फोर्सेस लगती हैं और उस पर हम न्यूटन लॉ कैसे अप्लाई करेंगे उसको समझते हैं। अगर लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना जाके, ये सब मैं बार बार बोलता रहता हूँ क्योंकि डायरेक्टली इसी लेक्चर पे कूद पड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये फोर्थ केस है। हम लोगों ने अलग अलग केसेस पढ़े थे ना बॉडीज इन कॉन्टैक्ट के। तो पहला केस क्या था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में, दूसरे केस में दो से ज़्यादा बॉडीज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक के बाद एक रखी हुई हैं, तीसरे केस में एक के ऊपर एक रखी हुई, और ये चौथा केस है कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर बॉडी है तब भी तो कांटेक्ट में होगी। देखो होगी, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर बच्चों क्या है कि मान लो ये एंगल एक स्लोप है, उस पर थीटा डिग्री का एक एंगल बना हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका मास है m। अब हम लोगों ने पढ़ भी रखा है पहले कि जब भी कोई इंक्लाइंड स्लोप होता है तो सारी कंडीशंस वही रहती हैं। अगर ग्रेविटी जी लग रही है इसके ऊपर तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते थे। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसके ऊपर अगर मैं कहूँ कि वेट इसका कितना आ जाएगा, वेट तो नीचे की तरफ ही लगेगा जो कि होगा mg, होगा कि नहीं। और ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो ये प्लेन है या ये स्लोप है, इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये देखो एक परपेंडिकुलर लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो देखो ये 90 डिग्री की एक लाइन है। अब बच्चों बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल? तो कोई कहेगा सर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, हो जाएगा कि नहीं? देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये 90 ये थीटा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 में एंगल घटाओगे तो ये कितना बचेगा? थीटा। तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ये सब हम लोग जानते हैं। अब एक बात बच्चों समझो, इस फोर्स के जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, इस वेट के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द स्लोप, तो ये वाला बच्चों जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, इसको अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका निकालूं, कौन सा हॉरिजॉन्टल? अब कहोगे सर हॉरिजॉन्टल तो ये है ना? नहीं, मैं अभी इस प्लेन के, इस स्लोप के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये, जिससे एंगल थीटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इस प्लेन, इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? इस लाइन के परपेंडिकुलर वो लाइन होगी जो स्लोप के अलोंग होगी। तो अगर मैं एक लाइन यहां पर ऐसे बना दूं, ये ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग एक हमारा कंपोनेंट और होगा। वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों बताओ? वो हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, कह दोगे सर बिल्कुल, ये हमको समझ में आ गया। अब बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं कि ओरिजिनल फोर्स को तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ उसके कंपोनेंट को भी दिखा देते हैं, और तुमको लगेगा यहाँ तो 3 फोर्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ऐसा नहीं है ना बच्चों, तुमने mg को तो तोड़ लिया 2 पार्ट में। तो इससे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, ऐसे 2 लाइन लगा देता हूँ। इस 2 लाइन का मतलब है कि इसको कंपोनेंट में तोड़ा जा चुका है। बात समझ गए? कंफ्यूज नहीं हो गए। अब यहाँ बच्चों एक चीज़ और समझते हैं कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो कि एक ब्लॉक किसी स्लोप पर रखी हुई है, ठीक है, अब मान लो उसको छोड़ा जाएगा तो ये क्या होगा? एक्सेलरेट होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि हमें अभी भी कंसीडर करना है कि प्लेन जो है आपका स्मूथ है, सरफेस आपकी स्मूथ है, क्योंकि फ्रिक्शन वाला चैप्टर पे अभी हम नहीं आए। तो जब इसको छोड़ोगे, मान लो ऐसे अभी पकड़े हुए, जब छोड़ दोगे तो स्लाइड होगी और इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन। कौन सी फोर्स इसको नीचे खींचेगी? इसका वेट ही खींचेगा इसको, लेकिन कौन सा कंपोनेंट? ये वाला mg साइन थीटा इसको नीचे खींचेगा और mg cos थीटा इसको वहीं पर रखना चाहिए, ऐसे नीचे की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन पुश करेगा अपने अंदर तरफ। अब होगा क्या? क्योंकि ये कांटेक्ट में है किसी सरफेस के, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? कह दोगे सर बिल्कुल आएगा। तो बच्चों ध्यान से समझो, ये फोर्स कौन सी है? ये है mg cos थीटा। अब क्योंकि एक सरफेस पे रखी हुई है तो उस सरफेस का एक रिएक्शन इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? कह दोगे सर बिल्कुल आएगा। उसको हम n मान लेते हैं। और ये फोर्स कितनी थी? ये थी mg साइन थीटा। अब ओरिजिनल mg दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी पार्ट में तोड़ लिया। ये एंगल कितना था? ये थीटा एंगल।
ये फ्री बॉडी डायग्राम है बच्चों, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में भी फोर्सेस दिखाई हैं और उसके परपेंडिकुलर। याद करो हम लोगों ने जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में, तो ये दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें एक्सेलरेशन के अलाउंग हम सारी फोर्सेस को तोड़ लेते हैं और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर भी। तो हमको दोनों मिल गए कि नहीं मिल गए? ये एंगल 90 डिग्री है देखो, ठीक। अब कहोगे सर इसमें करना क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों तो सबसे पहला तो काम ये करा करो कि एक्स और वाई डिफाइन कर लो। एक्स वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो अगर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अलोंग द स्लोप, इसको अगर हम एक्स मान लें। अब कहोगे सर इसको एक्स क्यों माना? एक्स तो ये होती, मैंने पहले भी बताया था कि आप अपनी कन्वीनियंस से एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसी को भी मान सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? बस आपको ध्यान में रखना है कि अब आपके लिए एक्स एक्सिस ये है क्योंकि ये तो प्लेन है ना, इसमें किसी को भी x मान लो, और y हमेशा उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो y हो गए इसके परपेंडिकुलर। अब कहोगे सर नीचे के वाले को x क्यों? भाई मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए x इसको मान ली, क्योंकि हमें फिर निगेटिव साइन मिलने लगता है अगर मैं x को ऊपर की तरफ मानता। बात समझ गया? कह दोगे सर बिल्कुल समझ। अब न्यूटन का लॉ क्या कहता है बच्चों, बात ध्यान से समझना कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा हो? इस डायरेक्शन में हो रहा है। इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट ही नहीं क्योंकि सरफेस पे लगी, तो वाई डायरेक्शन में क्या कोई नेट फोर्स है? कोई एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है वाई डायरेक्शन में। देखो एक फोर्स नीचे है एक फोर्स ऊपर है, दोनों बैलेंस आउट हुई जा रही है, कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगी? 0। और नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगी कि नहीं? तो पहले मैं ये लिखता हूं, क्या लिखूंगा? इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में बच्चों समझते हैं x डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों, ध्यान से समझो। x डायरेक्शन में फोर्स कौन सी लग रही है? mg sin थीटा, वेट का ये वाला कंपोनेंट। तो यहां पर लिख देते हैं Fx नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कहते हैं सर बिल्कुल। और Fx है कितना? Fx है mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम कैंसिल हो जाएगा तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी अलोंग द प्लेन कितना? जी साइन थीटा। यानी कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है? जी साइन थीटा। और ये आपको डायरेक्टली भी समझना चाहिए कि भैया ये जो ग्रेविटी है ये एक तरीके का एक्सेलरेशन ही तो है। इसके दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा। तो ये जो जी साइन थीटा है वही तो एक्सेलरेशन है इधर। देखा, ये ऐसे भी समझ में आ गया। और हम यहाँ पर क्या है, अगर नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछ ली जाए तो इन वाई डायरेक्शन में बच्चों क्या करेंगे हम लोग? वाई डायरेक्शन में एफ वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में बच्चों समझो, वाई ऊपर की तरफ माना है परपेंडिकुलर टू द स्लोप, तो ये एन हो गया पॉजिटिव और ये एम जी कॉस थीटा नीचे की तरफ है, तो एन माइनस का एम जी कॉस थीटा, या ऐसे लिख दे एन प्लस ब्रैकेट में माइनस का एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस थीटा। आप कहोगे हाँ सर ये तो आ गया, समझ में आ गया। और अब हम लोग जैसा कि हम हमेशा से करते हैं कि न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम उसे फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं हमेशा से अपने लेक्चर में करता आ रहा हूँ ताकि हमें फिजिक्स समझ में आए। अब बात समझते हैं कि भैया वेट का ये वाला जो कंपोनेंट है ये बेसिकली इसको प्लेन के अंदर, स्लोप के अंदर खींच रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो रिएक्शन लगेगी वो इस कंपोनेंट की वजह से लगेगी। तो ये देखो आ भी रहा है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, आ रहा है कि नहीं? और वेट का ये वाला जो कंपोनेंट है ये उसको नीचे खींचेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये देखो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन आ रहा है जी साइन थीटा। बात समझ गए? तो एक चीज और यहाँ से बच्चों ध्यान में रखना कि जब भी कोई ऐसा केस आए जिसमें थीटा एंगल ऐसे दे रखा हो और सिर्फ ग्रेविटी लग रही हो और कोई फोर्स ना लग रही हो कि इधर से फोर्स लगा दी उधर से फोर्स, तो जी के दो कंपोनेंट तो आप हमेशा कर सकते हो। कौन कौन से? एक तो जी ये वाला हो गया जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो गया? जी साइन थीटा। ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना, along द प्लेन जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जी कॉस थीटा। बस इतना ही ध्यान में रखना, अब सारे केसेस आपको समझ में आ जाएंगे। तो समझ गए? इसको देख लो एक बार। देख लिया? अब दो केस हैं। दो केस क्या है कि आप सिर्फ ब्लॉक रखी नहीं है, ब्लॉक को ऊपर धक्का दिया जा रहा है, या उस केस में दूसरा केस क्या है, नीचे की तरफ धक्का दिया। अब बताओ बच्चों मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स में इसको मान लूंगा और वाई में इसको मान लूंगा।
बात समझे? कह दोगे सर समझ गए। इसके वेट के फिर से वही मैं करने वाला हूँ, वेट तो इसका ऐसे ही लगेगा mg, इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूँ मैं। दो कंपोनेंट कौन से? mg cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन एंड। अच्छा एक बात बच्चों और मुझे बतानी थी, कभी भी बॉडी को अलग करे बिना उस पर सारी फोर्सेस मत दिखाना। अब मैंने तो तुमको समझाने के लिए यहाँ पर एक ही डायग्राम में बता दी, इस स्लोप को पहले हटाओ तभी तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे। बात समझ रहे हो? फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना रहे हो तो अब आपको ये mg से कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि आपने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लिया है। तो ये हो गई x डायरेक्शन ऊपर वाले और ये हो गई y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, y में कोई भी नेट फोर्स नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो अगर मैं यहां पर करूं, क्या करूं, Fx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्स। अब आपसे पूछा जाएगा बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ, तो अब यहां पर g साइन थीटा लिख के मत चले आना, क्योंकि यहां पर अब फोर्स लग रही है ना, तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है हमें कैसे पता? तो Fx कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से समझो, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? x की डायरेक्शन में F लग रही है कि नहीं? F, तो यहां पर हो जाएगा F प्लस mg साइन थीटा किधर लग रहा है? वो तो नीचे की तरफ हो गया, माइनस x एक्सिस पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma। हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर्स। अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा mg, या इसको इरेज कर देता हूं, F माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma। अब इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से बच्चों, जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया हो कि जैसे कि एक्सेलरेशन निकालना हो, तो थीटा दे रखा होगा, फोर्स दे रखी होगी, मास दे रखा होगा, वो सब निकल आएगा आपका। फोर्स निकालनी हो कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको ऊपर धक्का देने के लिए इस एक्सेलरेशन से, तो वो भी आपकी निकल आएगी। ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछ ले तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझो, नॉर्मल रिएक्शन फिर वही हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। देखो भाई वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। तो आप दोनों चीजें निकाल सकते हो। समझ गए कि नहीं? इसको देख लो एक बार, पहला वाला केस देख लो, ये आसान था कि नहीं? कहते हो कि सर इसमें तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा। हमने देखो बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, बस वहां पर अगर जी आता था तो हम डायरेक्टली जी रख देते थे, यहां पर उसके कंपोनेंट हो जाएंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन जी कॉस थीटा अलोंग द प्लेन जी साइन थीटा। बस इतना ही चेंज करा है हमने। ठीक है? कहते हो सर बिल्कुल समझ गए हम। तो एक इक्वेशन हमें वो मिल गई, उससे हम लोग एफ या एम ए जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हैं, और यहाँ से इक्वेशन 2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। बात समझ गए? इसको देख लो एक बार। अब उसी तरीके से दूसरा केस क्या है कि ब्लॉक को नीचे पुश करा जा रहा है। अब कह दोगे सर इसको पुश करने की क्या जरूरत है, इसको ऐसे ही छोड़ दो नीचे। देखो अभी तो सरफेस स्मूथ है, तो किसी भी एंगल पे छोड़ोगे तो नीचे आ सकती है। ठीक है? अब मान लो रफ होती तो हमको कुछ धक्का देना पड़ता ना, अगर ये एंगल इतना ज़्यादा ना होता तो अपने आप ना खिसकती वो सब अभी नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लो एफ इस पर लग रहा है, इस डायरेक्शन। तो अब मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने कहा था कि उस डायरेक्शन में एक्स मानो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो तो ज़्यादा आसानी रहती है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, ये मान लूँगा वाई और एक्स किसको मान लूँगा? ये। बात समझ गए? अब इस पर जितनी भी फोर्सेस है वो सब ड्रॉ कर देते हैं। तो एम जी साइन थीटा ये तो हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगी भाई, क्योंकि वेट है, ये वेट का कंपोनेंट है। और ये हो गई आपकी एम जी कॉस थीटा। हो गया कि नहीं? और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन एन। बस इतना ही तो करना है। अब कह दोगे सर इतना तो करना है, लेकिन एफ एक्स जरा जीरो करके देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो और हमसे एक्सेलरेशन ही मान लो पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी नेट फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ एक्स कितना हो जाएगा? अब इस केस में देखो एक चीज हो गई कि वेट के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है। देखो तो ये हो जाएगा एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। हो गया कि नहीं? तो ये आपको इक्वेशन दे देगी क्या? एक्सेलरेशन। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और दूसरा केस वही वाला सिमिलर केस हो जाएगा। देखो वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो एफ वाई अगर हम जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एफ वाई अगर जीरो कर देंगे तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ? एन इज इक्वल टू एम जी
कॉस थीटा, है कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। तो ये इक्वेशन सेकंड। तो दोनों ही केसेस सिमिलर है। अब मैं फिर वही करने जा रहा हूं, मैं फिजिक्स समझने जा रहा हूं कि ऐसा क्या है। मैथमेटिक्स तो मैं समझ गया हूं। देखो बच्चों, ऑब्वियस ही बात है, किसी स्लोप पे अगर ब्लॉक रखी हुई है और उस पे वेट तो नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो उसको अगेंस्ट में पुश करने के लिए जो फोर्स आप दोगे, जो फोर्स दे रहे हो, तो वो कितनी होनी चाहिए? एक तो जितने एक्सेलरेशन से दे रहे हो प्लस इस वेट के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा ना। तो देखो एक्सेलरेशन जो होगा एफ में माइनस एम जी साइन थीटा हो गया, बात समझे? या इसको उधर लेके जाओगे तो एम ए प्लस एम जी साइन थीटा, यानी ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। और डाउन द प्लेन की बात करें तो अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो ये जो वेट है इस ब्लॉक का, ये मदद करेगा मेरी, मतलब नीचे आने में मदद करेगा ही भाई, ऑब्वियस ही बात है, वेट नीचे की तरफ है। तो एफ एक्स इक्वल टू एम ए करेंगे तो जो फोर्स नीचे लाने के लिए हमें अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर द सेम एक्सेलरेशन, वो कम होगी। देखो यहाँ पर एम ए उधर लेके जाओ तो माइनस एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, एम ए इसको उधर लेके जाओ तो प्लस एम जी साइन थीटा। तो यहाँ अगेंस्ट द वेट वर्क करो, यहाँ विथ द वेट वर्क कर रहा हूं। बात समझ में आ रही? देखा, ये सब समझ जाओगे कितना इंटरेस्टिंग है। इस पर ज़्यादा अगर तुम सिर्फ मैथ को समझोगे तब नहीं समझ में आएगा। आप फिजिक्स को भी समझने की कोशिश करो बच्चों, तभी मज़ा है पढ़ाई का। ठीक है, देख लिया? कह दोगे सर देख लिया। अब एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा। क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट बॉडीज का। ठीक है, 2 blocks of masses 2 kg and 4 kg are released from rest over a smooth inclined plane of 30 degree as shown in figure. What is the normal force between the blocks? अब देखो between the blocks की बात आ गई, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर रिलीज की बात कर रहा है इस डायरेक्शन में, रिलीज की बात कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, कोई फोर्स एक्सटर्नल तो दे नहीं रखी है। एक काम और करते हैं बच्चों, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और हम y डायरेक्शन में अभी कुछ ऐसा पूछा ही नहीं गया है कि हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, इस पर हमें कॉन्टैक्ट फोर्स पूछेगी। तो उसको अगर हम n मान लें, इसको n मान लें बच्चों, ठीक है, तो मैं फॉर 4 kg बनाता हूँ, फॉर 4 kg के लिए मैं फोर्सेस दिखा रहा हूँ, लेकिन किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो एक तो बच्चों ये हो जाएगी 4g साइन 30, हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा भाई। देखो 4g मास इंटू ग्रेविटी, ये हो जाएगा, इसके ऊपर वेट हो जाएगा कि नहीं? इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, 4g साइन 30, और ये वाला दिखाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। ठीक, और क्योंकि ये कांटेक्ट में, देखो कांटेक्ट में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी रहेगी, कांटेक्ट फोर्स n लगेगी। ये क्या होगा, एक्शन ऑफ 2 kg हो जाएगा कि नहीं? ये 4 kg की ब्लॉक, समझ गए कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। अब बच्चों ध्यान से समझते हैं, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अगर मैं एक्सेलरेशन a बोल दूं, a क्या है, एक्सेलरेशन, तो जरा लगाते हैं F इज इक्वल टू ma लगाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, तब देखते हैं, इसको देख लो एक बार, देख लिया। अब नेक्स्ट पेज पर क्या है, देखो n और 4g साइन 30 ये एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है? कह दोगे सर बिल्कुल है। इज इक्वल टू मास कितना है, 4 इंटू एक्सेलरेशन। देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा, n प्लस 4g साइन 30, मास 4 kg है, और एक्सेलरेशन हमको मान लो पता नहीं है अभी, ठीक है, कुछ तो दे नहीं रखा है, बस रेस्ट से रिलीज कर दिया है, तो इसका मतलब है भाई एक्सेलरेशन तो उस पर g साइन थीटा ही होगा, कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा है, वो अभी हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये दिख गया। अब दूसरा वाला ब्लॉक क्या है बच्चों, दूसरे वाले ब्लॉक पर भी हम लगाते हैं फॉर 2 kg, तो 2 kg पर भी हम यही अप्लाई करते हैं, 2 kg पर। कहोगे सर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाता, लेकिन बच्चों मुझे आपको कुछ समझाना है इसलिए मैं ऐसा करूँ। अब 2 kg है, इसके ऊपर वेट तो हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग द 2g साइन 30, जाएगा कि नहीं जाएगा? कह दोगे सर बिल्कुल, और इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर कौन सी फोर्स आएगी, एक ये कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी, एक्शन ऑफ दिस 4 kg आएगा कि नहीं? तो ये हम n इधर की तरफ ड्रॉ करे दे रहे हैं। मोशन किस डायरेक्शन में दिखाया हमने, इस डायरेक्शन में दिखाया। तो ज़रा यहाँ पर देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ एक्स इस केस में कितनी हो जाएगी, 2g साइन 30, क्यों, माइनस का n, क्योंकि ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बच्चों आगे इक्वेशन सेकेंड, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, आगे कि नहीं?
कह दोगे सर बिल्कुल। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, कह दोगे सर इतने सॉल्यूशन क्यों करवा रहा हूँ, अभी सब समझ में आ जाए। तो पहली वाली में क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में 4g sin 30 लिखा है कि नहीं, प्लस 2g sin 30। सेकेंड वाली इक्वेशन के LHS में देखो -n इज इक्वल टू 4a प्लस 2a हो जाएगा कि नहीं, कहते हो सर बिल्कुल। तो ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2g sin 30 4g sin 30, ये कितना बचेगा 6g sin 30 इज इक्वल टू 6a हो गया कि नहीं। अब कहोगे सर ये क्या निकाल के दिखा दिया आपने, 6 और 6 से कैंसिल हो जाएगा, a कितना आ जाएगा g sin 30। अब कहोगे सर ये तो डायरेक्टली हम पता कर सकते थे, आप ही ने तो बताया था अभी कि भैया अगर कोई फोर्स लग नहीं रही, बस वो ऐसे ही रखी हुई है, तो उन पे सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन यही होगा भाई। ये अगर ये g है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो गया g sin 30 और ये वाला हो गया g cos 30। तो भैया एक्सेलरेशन तो एक ही है ना इस पे, g sin 30, और वही हमने निकाल के भी दिखा दिया। देखो अलग अलग बॉडीज को कंसीडर करा और एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया g sin 30। तो ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया कि आप डायरेक्टली जब भी ऐसे केसेस आए तो उसमें g sin, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो इस पर लगी नहीं, तो एक ही तो एक्सेलरेशन है g sin थीटा, दिख गया आपको, बात समझ गए कि नहीं। अब बात पूछी जा रही n की वैल्यू बताओ, तो आपको एक्सेलरेशन तो पता ही है g sin 30। मान लो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 n प्लस 4g sin 30 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया g sin 30, ये वैल्यू आपने निकाली। ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा टर्म n आ जाएगा 0, यानी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस या कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस इज 0। अब इसको समझने का प्रयास बच्चों करते हैं, तो आंसर आपका 0 आ गया। कह दो कि सर ऐसे कैसे आ गया 0, देखो ऐसे आ गया 0, हमने दोनों पर फ्री बॉडी डायग्राम x डायरेक्शन में फोर्सेस दिखाई, सारी फोर्सेस का सम मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दिया, और जब सॉल्व करा तो एक्सेलरेशन इतना आ गया, नॉर्मल रिएक्शन 0 आ गया। अब बच्चों ध्यान से समझते हुआ क्या, यहाँ कॉन्टैक्ट 0 में क्यों आ रहा है। देखो पहले दो बॉडीज टच में ऐसे करके टच करके स्लोप पर रख दी गई, जब इनको छोड़ा गया, ठीक है, छोड़ा गया जब रेस्ट से, तो ये दोनों पर एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है g sin थीटा, g sin 30। तो जितनी रेट से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी रेट से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, दोनों साथ ही साथ में नीचे जाएंगी, बात समझो। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी बच्चों, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में करेंगे, तो ये दोनों एक ही साथ नीचे आ रहे। आपको जरूर दिख रहा है कि ये टच में है, टच में नहीं है वो, बेसिकली देखा जाए तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट अब खत्म हो चुका है। कैसे, क्योंकि जितनी तेजी से ये नीचे गिर रही उतनी ही तेजी से ये गिर रही है नीचे, बात समझो, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, समझे कि नहीं। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे आती, मान लो ये ब्लॉक यहीं रखी रहती और इसको पहले छोड़ दिया जाता, ठीक है, इसको पहले छोड़ दिया जाता, 2 कहीं पीछे रखे होते और उसको छोड़ देते, तो जब ये एक्सेलरेट होकर आती, इससे टकराती, तब आ सकती थी नॉर्मल रिएक्शन। वो सब हम लोग बाद वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी समझ में आया क्यों नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स नहीं आ रही, क्योंकि दोनों को जब एक साथ छोड़ोगे तो दोनों ही साथ में ऐसे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर, हाँ एक काम और हो सकता था कि अगर ये धीरे धीरे जा रही होती नीचे और ये तेजी से, तो ये इसको पुश करती हुई जाती, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम ही प्लेन पे रखी हैं, बात समझे। तो फिजिक्स समझने की कोशिश करो बच्चों, तब अच्छा लगेगा। यहाँ अगर मैं आपकी जगह होता तो डायरेक्ट आंसर, ये सब गणित ना लगाता, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो तो आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कहता कि भाई दोनों पे एक्सेलरेशन g sin 30 लग रहा है, तो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स की बात ही कहाँ आ रही, दोनों साथ ही साथ तो टच होकर नीचे जा रही हैं। तो आप कहोगे सर टच ही होने से तो आ रहा है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स। बच्चों देखो 4g sin थीटा इसके ऊपर भी लग रहा है, 2g sin थीटा इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन जब रिलीज कर दोगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स थी वो खत्म हो जाएगी ना, दोनों साथ में नीचे आने लगेंगे, बात समझे कि नहीं। कितना इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, कितना कुछ समझा रहा है आपको, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ ये हो सकता, एक काम और हो सकता था, अगर इसका स्लोप ऐसा होता और इसके बीच में फ्रिक्शन होता, मान लो सरफेस पे फ्रिक्शन होता, तब कांटेक्ट फोर्स आ सकती थी। क्यों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता और दोनों के, क्योंकि मास अलग अलग है तो दोनों पे अलग अलग रेजिस्टेंस, ये थोड़ा धीमे से जाती नीचे, ये थोड़ा तेजी से जाती, और दोनों क्योंकि टच होकर ऐसे जाती नीचे, तब आप नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे। वो जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे,
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल समझ। तो ये सारी कहानी थी बच्चों इंक्लाइंड प्लेन की। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों इससे ज़्यादा इस चैप्टर में ये जो कॉन्टैक्ट बॉडीज़ के प्रॉब्लम है नहीं आने वाले, ठीक है। वो अलग अलग सिनारियो चेंज करेंगे कि कहीं दो के ऊपर एक रख देंगे, साइड में लगा देंगे, वो सब आप सॉल्व कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।